आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी एक ही बात होती है। बताऊंगा भी दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है वो भी बताऊंगा। मैंने तुम्हें याद करो एटॉमिक में तुम्हें बताया था कि आगे जाके मैं इसको अच्छे डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आज वो दिन आ गया। ठीक है, तो हमारे लिए अभी समझ के चलो कि एक ही टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा क्या होता है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे तुम उसको एक मान के चल सकते हो। ठीक है, कोई धक्का नहीं है कि इसको अलग मान के चलना है, तुम इनको एक ही मान के भी चल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया है क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? बता दो, तुम ही बता दो। मैं तो बहुत बार बता चुका, आज तुम बता दो क्या हो। बताओ जो बता सकता है। ठीक है, तो हम तोड़ फोड़ के लिखते हैं। ठीक है, हम तोड़ फोड़ के लिखते हैं। ठीक है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे जो सबसे बाहर वाली शेल है, ठीक है, मेरा जो एटम होगा सीधा, ठीक है, वो मेरा ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब हम एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को बाइंड जो हो रखा है इस फोर्स से वो निकल जाए। ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। तो यही मेरी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। अभी तक तुम्हें ये बात तो पता ही है। ठीक है, सबको पता है ना। ठीक है, तो यहां पर कुछ दो तीन चीजें नई टर्म्स ऐड आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है देखो। आइसोलेटेड, अभी मैं तुम्हें पूरा लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो समझा रहा हूं, वो समझो। ठीक है, आइसोलेटेड गैशियस एटम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली बात है वो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड होना चाहिए मेरा एटम। क्यों आइसोलेटेड होना चाहिए? क्यों? क्योंकि मुझे जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के भी इन्फ्लुएंस में हो। समझ रहे हो? मतलब कि अकेला होना चाहिए। मान लो मैं एक और यहां पर लगा दूं। ठीक है, मान लो बाय चांस इस इलेक्ट्रॉन पर ये भी अपना चार्ज लगा रहा हो और ये मेरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। मतलब कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मैं उसको पहले अकेले रूम पे लेके जाता हूं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, आइसोलेट करेंगे हम पहले उस गैशियस एटम को। ठीक है, फिर हम उसको, बेटा मैंने मुश्किल बोला था लेकिन मैंने ये नहीं बोला था इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हम उसको आइसोलेट करते हैं, प्लस हम उसको गैशियस फॉर्म में लेते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जब तुम पूरा कंसेप्ट इकट्ठे होंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखना। बेटा कुछ भी नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी हम क्या बोलते हैं, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो मेरा वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे कितनी एनर्जी चाहिए उस एटम में से जो कि आइसोलेटेड है और वो गैशियस फॉर्म में। ठीक है, गैशियस हम इसलिए लेते हैं बेटा, गैशियस में ये क्या होता है, गैशियस में तुम उसको अलग कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड में तुम कहां से अलग करोगे, पहले हम उसको गैशियस ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये वाली बात तुम्हें समझा दी। ठीक है, अब एक बात आती है। ठीक है, अब बात आती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, चलो पहले तुम साथ साथ लिख ही लो। ठीक है, साथ साथ लिख लो तुम, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, साथ साथ बता दूंगा। ठीक है, तो मेरा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, मिनिमम, बेटा दोबारा बोल रहा हूं, लिखवाते हुए मैं समझाता हूं एक बार, टेंशन ना लो। क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम, जो कि मेरा किसमें, ग्राउंड स्टेट में। मतलब क्या हो गया, मुझे इलेक्ट्रॉन बस निकालना है जो कि क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना। बेटा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, हाँ बेटा अपने वाले भेजूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या, मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी है, समझने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जब हम साइंटिफिकली लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ठीक है, और वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब लिखने के टाइम पे हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है, बेटा पोजीशन किसने कहा नहीं पता होती, प्रोबेबिलिटी तो होती है ना। बेटा मैंने ये बोला था, पोजीशन और वेलोसिटी हम एक टाइम पर पता नहीं कर सकते। अब तुम आधी आधी बातों को यूज करके उसका कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मत बनाओ।
ठीक है। तो अब उसके बाद क्या बात आती है, उसके बाद आती है बात आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, बस ये भी वही बन जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम, बिल्कुल ठीक है। बस वो क्या हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल हो गया। तो कुछ ऐसा फर्क नहीं है, ठीक है, अगर हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो कोई फर्क नहीं है इतना, ठीक है, बस ये मिनिमम एनर्जी हो जाता है, मिनिमम पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट की बात करें, एनर्जी की यूनिट तो तुम्हें पता ही है, कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, किलो जूल भी हो सकती है, किलो कैलोरीज भी हो सकती है, तो वो तो कुछ भी हो सकती है बेटा। गैसेस में वो उसको अलग कर सकते हैं हम बेटा, सत्यम, गैसेस में हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट कन्वर्जन तुम्हें पता ही है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल इक्वल 25 किलो कैलोरीज पर मोल, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, वोल्ट, ठीक है, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है बेटा। ये यूनिट कन्वर्जन है, इसको मैं बार बार अब क्यों बताऊं, तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा इसी पर ही डिपेंडेंट था तुम्हारा, तो अब इसमें दोबारा बताने वाला क्या है, बस ये कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा पोटेंशियल में कुछ भी नहीं है, तुम इतना बड़ा क्यों बना देते हो, अपने थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के बैठा करो। बताऊंगा बताऊंगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी में कुछ फर्क नहीं है। हम ये क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये होता है मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड। पोटेंशियल और एनर्जी में तुम्हें डिफरेंस पता है ना क्या होता है, होती तो वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये बात आती है, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल की, वो क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, समझ गए, लिख लिया सबने, जिसने मतलब लिखना है वो लिख लिया, जो लिख रहा है मतलब धक्का नहीं है, सबने लिखना है, जो लिखता होता है वो लिख लिया, मैं बस उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आइए, उसके बाद मैं आगे का समझा दूं, ठीक है, आगे का समझा देता हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इसकी अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सेम ही मान के चलते हो, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, तुम दोनों के लिए सेम ही बात है। मैं बस तुम्हें अब ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो तुम्हें बस समझना है, तो ध्यान दो सब, समझ लो इसको। ये क्या होता है, ये भी मेरा सेम ही है, बस ये हम इसको क्या बोल देते हैं कि एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी का तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, बता दो पहले एक बार, एंथैल्पी के बारे में पता है, नहीं पता, ठीक है, तो एक तरह से बस ये लगा लो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, बस बस नो समझ गया, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज का मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से समझते हैं, बस ये समझ लो कि एंथैल्पी भी एक तरह से एनर्जी होती है, ठीक है। एंथैल्पी मेरे ख्याल एक तरह से एनर्जी ही होती है, ठीक है। इसके दो चीज होती है, इसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर मेरी पॉजिटिव होती है तो हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, लिख लेना जिसने लिखना है, आगे थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा, ठीक है। और नेगेटिव होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, याद करो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो सुना होगा, ठीक है। तो जब मेरा डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब क्या, हीट रिलीज हुई है, ठीक है, मतलब हीट रिलीज, बस अभी लिख लो, इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हीट गेन, मतलब कि हीट मुझे देनी पड़ी है, ठीक है। तो मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है, तुम्हें बस इतना ही समझना है, एंथैल्पी चेंज भी एक तरह से एनर्जी है, ठीक है। मतलब वो मुझे क्या बताता है कि कितनी मेरे को हीट देनी पड़ी या कितनी रिलीज हुई, ठीक है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, मतलब कि सर आपने बोल दिया कि सेम है, ठीक है, कभी आप बोल रहे हो कि अलग है, तो आइए मैं तुम्हें बता देता हूँ इनमें क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि इनमें फर्क क्या है, ठीक है, आइए फर्क देखते हैं, ठीक है। मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ठीक है, जो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले लिख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, समझने की बात है बस, ठीक है। अगर मैं 0 डिग्री पे निकालूंगा ना, 0 केल्विन, ठीक है, वो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ये वाला पॉइंट को अच्छे से लिख लेना, हाँ बेटा डेल्टा एच दोनों होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी मेरे दोनों क्या होते हैं, 0 डिग्री 0 केल्विन पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, लिख लो, नोट बना के लिख लेना, ठीक है, ये वाली बात को नोट बना के लिखना, ठीक है, ये वाली बात को नोट बना के लिखना, रिलेशन क्या होता है मेरा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेटा उनके बीच में रीजन होता है,
ठीक है, वो क्या होता है मेरा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT। बेटा मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें एक ही मान के चलना है, लेकिन बस तुम्हें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम 0 डिग्री पे 0 केल्विन पे कर रहे हैं, तो हम एक ही मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए, पता होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। अभी एंथैल्पी तुमने सीखा नहीं है तो उस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये क्या मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं टी की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, आर मतलब बेटा गैस कांस्टेंट होता है, पढ़ोगे तुम, कांस्टेंट होता है, टी मेरा टेम्परेचर है, ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट होता है और ये मेरा टेम्परेचर है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो मेरी ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी। समझ रहे हो, इसको नोट बना के लिखना, इतना जरूरी नहीं है ये। ठीक है, लेकिन अब तुम क्या मान के चलोगे, दोनों सेम है। हाँ बेटा वही पी इक्वल टू एनआरटी वाला ये है ये। ठीक है, आर ये मेरा गैस कांस्टेंट है, तुम्हें इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना, बस मैं तुम्हें रिलेशन निकलवा दिया जहां से मेरी ये चीज आती है। ठीक है, ठीक है बेटा, एंथैल्पी और एनर्जी तुम एक ही मान के चलोगे, टेम्परेचर और कोई हो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पे दोनों सेम होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ स्लैश डाला है, वरना मैं स्लैश कभी ना डालता। ठीक है, एंथैल्पी टर्म हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, तो वहां पर तुम एक चीज सीखोगे, लेकिन एनर्जी और एंथैल्पी भी एक तरह से एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब एक एनर्जी का फॉर्म ही होती है वो। हाँ बेटा, वो नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो भी हम आगे सीखेंगे, ये तो बस मैंने तुम्हें आगे का पार्ट बता दिया, इसमें कोई यूज नहीं होगा, बस ये समझ लेना अगर नेगेटिव है तो मेरी हीट रिलीज हो रही है, पॉजिटिव है तो हीट गेन हो रही है। ठीक है, ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बोल रहा हूं मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, निकाल देनी पड़ेगी, निकलेगी या देनी पड़ेगी, ये बताओ। देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी हमेशा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी एक ही मान के चल रहा हूं मैं इस टाइम पर, बस जो फर्क पता होना चाहिए था तुम्हें पता चल गया। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी मैं वो क्या बोल सकता हूं, हमेशा मेरी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालना है और निकालने के लिए मुझे हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं उसको और क्या बोल सकता हूँ, ये मेरी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी हमेशा। ठीक है बेटा, डिफरेंस पर नहीं जाना, तुम बस ये मान के चलो सेम है, सेम होते हैं 0 डिग्री पे बस। ठीक है, प्लस का मतलब है बेटा एनर्जी देनी पड़ रही है, प्लस का मतलब है एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है बेटा, एंथैल्पी पे मत जाओ, तुम बस ये मान के चलो कि दोनों में एक डिफरेंस होता है जो कि हम खत्म कर देते हैं 0 डिग्री पे लाके, 0 केल्विन पे लाके, बस तुम्हें इससे ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाना, तुम वो थर्मो पे जाओगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। हाँ बेटा हाँ, केल्विन में लेना है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, बता रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज जो होता है ना, एंथैल्पी चेंज की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एक और बात सुन लो। बेटा आर गैस कांस्टेंट है, एक और बात सुन लो, एक और बात सुनो पहले मेरी, ये जो मैंने एंथैल्पी लिखवाई है ना, एंथैल्पी चेंज, ध्यान से सुनो, ये एंथैल्पी चेंज नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोला नेगेटिव होती है, ये चीज अलग थी, ये मैंने थर्मो की थोड़ी सी बात बताई है, इसको उससे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग था, आयनाइजेशन एंथैल्पी की एंथैल्पी टर्म का मतलब मैंने बताया। ठीक है, समझ रहे हो, ये मैंने एंथैल्पी के बारे में बताई है, ये वाली बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर वाली जो एंथैल्पी टर्म है उसका मतलब बताया मैंने बस। बेटा 11054, अपने नाम से आया करो, पहले अपना नाम चेंज करो, अगर रोल नंबर है तो नाम भी साथ में लिखो, वरना तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा क्लास में अगर तुम्हारा नाम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, जो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी बोलेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुम दोनों में डिफरेंस पता कर चुके हो। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर हम ज्यादा बढ़िया वर्ड लिखे, हाँ बेटा हाँ। ठीक है, एंथैल्पी दोनों हो सकती है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा मेरी पॉजिटिव होगी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो, उसके बाद हेडिंग डालो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी।
पारस बेटा कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर को 0 पुट करो मैथ्स की इक्वेशन की तरह, बस कुछ भी नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT। वो बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हें मैंने बस इक्वेशन लिखवा दी, अब उसके डीप में मत जाओ। तुम्हें बस ये ध्यान रखना कि कुछ डिफरेंस होता है, वो भी तुमसे कभी नहीं पूछेगा, तुम्हारी नॉलेज के लिए दिया बस मैंने, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बेटा जो बच्चा मेरे को ये बोल रहा है कि सर आयनाइजेशन एनर्जी समझ नहीं आया, सेजल बेटा एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी मेरा क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, वो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसके अंदर तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे एक बात बताओ। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे एटम में से, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसमें समझने वाली क्या बात थी, ये बता दो मुझे। बेटा कैलकुलेट तो करनी ही नहीं है तुम्हें, कैलकुलेट वो तुम्हें देगा, तुम्हें क्यों कैलकुलेट करनी है। और इसका फॉर्मूला, बेटा इसका फॉर्मूला मैंने, देखो तुम वही बात पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बस एडवांस बताया बहुत समझाने के लिए, तुम अब उसके फॉर्मूले को पकड़ के बैठ के समझ नहीं आया। इसमें क्या समझ नहीं आया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT। आर मेरा गैस कांस्टेंट है, टी मेरा टेम्परेचर है, इसमें मैं समझाऊं क्या, ये बता दो मुझे। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारे लिए एक ही बात है अब के लिए, बस जो डिफरेंस था वो तुम्हें मैंने यहाँ बता दिया। हम हमेशा दोनों को एक ही मान के चलेंगे। अब तुम ये वाली बात क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम अब दोनों को एक ही मानोगे, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताता हूँ और तुम उस एक्स्ट्रा को पकड़ के बैठ जाते हो। मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बता देता कि दोनों एक ही चीज है, मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, तुम्हें पता चले डिफरेंस क्या है, लेकिन अब तुम उस गलत चीज को पकड़ रहे हो और फिर तुम यहाँ पर वो कर रहे हो। पारस बेटा टेम्परेचर को 0 डिग्री हम लेंगे तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। बेटा ये चीज मैं नोट में क्यों लिखवा रहा हूं, मतलब कि इसको बस तुम्हें कंसेप्ट समझने के लिए लेना है, लेकिन हम हमेशा ये वाला केस लेके चलते हैं। तुम ये वाली बात समझ क्यों नहीं रहे हो, फिर मैं धीरे धीरे तुम्हें कोशिश करूंगा तुम्हें बस रट्टे मरवा दूं, अगर तुम्हें ऐसे बात को पकड़ोगे, जो मैं बोल रहा हूं वो चीज नहीं तुम सुन रहे हो। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें कंसेप्ट समझ आए, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बात बताता हूँ और तुम उस एक्स्ट्रा, इस फॉर्मूले में सर समझ नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करेंगे। बेटा अप्लाई क्यों करना है, तुम्हें मैथ्स वैल्यू पुट करनी नहीं आती, इसमें फॉर्मूले में क्या है ऐसा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। एंथैल्पी को एनर्जी के साथ रिलेशन है बस, और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया ये बस रिलेशन है, और रिलेशन को तुम्हें कभी यूज भी नहीं करना, यूज भी नहीं करना मतलब है तुम्हें समझना था, और तुम्हें बस हमेशा ये मान के चलना अब ये दोनों चीजें इक्वल है बस। बेटा जो 110220 है ना, वो अपना नाम लिख के आए, वरना मैं उसको रिप्लाई भी नहीं दूंगा। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, मैं तुम फिर यही क्वेश्चन पूछ रहे हो, जब मैं कह रहा हूं दोनों चीजें सेम है तो मेरी क्या मतलब हो गया कि हम दोनों के जो भी, मैं अगर ये बोल रहा हूं तो समझ जाओ इसकी बात कर रहा हूं, या ये बोल रहा हूं तो इसकी बात कर रहा हूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, सत्यम बेटा अभी मैंने करा रहा हूं ना, अभी अपने क्वेश्चन को थोड़ा रखो, अभी मैं चैप्टर खत्म करवा दिया, अभी तो स्टार्ट किया है, बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, बेटा अगर टेम्परेचर डिफरेंट हुआ तो वो दोनों इक्वल नहीं होगी, और वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता, तुम हमेशा इक्वल मान के चलते हो तभी दोनों इक्वल आ रही है, हम ये मान के चलते हैं तभी तो दोनों को सेम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये मेरा गैशियस एटम है कि, ठीक है, अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है, मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। अब मैं इसमें से, अब मेरा जो ये बना है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, सेकंड, तो ये मेरी क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से, ये मेरे गैशियस, ये सारे ध्यान रखना गैशियस जरूरी है लिखना, जी मतलब गैशियस, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा अगर, तो मेरा क्या हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो ये मतलब क्या होगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि मैं लगातार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, पहले एक निकाला, फिर उसमें से एक और निकाल दिया, फिर उसमें से एक और निकाल दिया, समझ रहे हो, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना हमेशा, जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी वो 2 से कम होगी, और वो आगे 3 से कम होगी,
इस बात को ध्यान रखना, हमेशा मेरी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बड़ी होगी, ठीक है, सेकंड उससे कम, फर्स्ट सबसे कम। इसका रीजन क्या है? रीजन बताओ, किसी को पता हो तो समझ आए, रीजन क्या होगा इसका, सबसे ज्यादा ये क्यों होगी? रीजन बताओ, कोई बता सकता है तो रीजन बताना चाहेगा कोई? बेटा रीजन ये है, देखो, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये मेरा शेल था, ठीक है, ये मेरी वो थे, ठीक है, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें से, जैसे निकालूंगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज तुम्हें अच्छे से पता है, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूक्लियस पे तो मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है बहुत, समझ रहे हो? तो अब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, रीजन लिख लो, बिकॉज मोर एनर्जी is required to remove electron from a cation। समझ रहे हो? क्योंकि मुझे कैटायन से अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए? ठीक है, हाँ बेटा सही बताया, मैं तो लिखवा रहा हूं, मैं मना थोड़ी किया जिन्होंने गलत बताया, सही ये थोड़ी बोला है तुमने गलत बताया, ठीक है। आगे बढ़े, अब हेडिंग एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है तुम्हारा, करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, हाँ बेटा वो इनडायरेक्टली तुम्हारा जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, सेकंड आयनाइजेशन ऑफ गैस ए, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आईई, ठीक है, तो ये तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी आईई है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे। तो मुझे करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताओ कि इक्वेशन क्या होगी। तुम्हारे पे दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है ये, ठीक है, और एक ऑप्शन है ये, मुझे ये बता दो इनमें सही कौन सा है, पहले वाला दूसरे वाला, सब बता दो। तो ध्यान रखना ये मेरा गलत है, अगर मैं बोल रहा हूँ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैस ए तो मेरा सही होगा ये, तो मैंने ये जान के करवाया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इसमें भी, तो ये चीज पता होना चाहिए। अगर मुझे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोली है तो मतलब मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। और ये वाली बात तुमने लिख ली ना कि हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होगी, ठीक है, लिख लिया ना ये बात, जिसे नहीं लिखी लिख लेना, ठीक है। लो एक बार देख लो इधर, देख लो इधर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये मेरा गलत है, ठीक है, और ये मेरा सही है। मैंने जान के पहले हमेशा मैं गलत वाला लिखता हूँ बेटा। अंश बेटा कब का हो चुका है वो लेक्चर अपलोड आयनिक वाला, ठीक है, तो मेरा ये गलत है, ये करेक्ट है, ये तुमने नोट बना के लिख लिया ना। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हम फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ बेटा यही भेजूंगा, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तुम खुद बताओ, जितना मेरी इफेक्टिव ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक साइज, ठीक है, जितना कम मेरा एटॉमिक साइज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जो बात समझ आ रही है, समझ रहे हो ना? मतलब मेरा जितना साइज छोटा होगा, ठीक है, उतनी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तुम अब इसको इंग्लिश में तो लिख सकते हो ना, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर उस पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पेपर में अगर आ जाए तो तुम इसको लिख सकते हो कि जितना साइज छोटा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी मेरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैं ज्यादा स्क्रीन कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, समझ रहे हो? ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए? सिंपल सिंपल चीजें हैं, तुम इसको रिलेट कर पा रहे हो ना? जितनी अगर मैं स्क्रीनिंग ज्यादा करूंगा, ठीक है, अगर मैं स्क्रीनिंग ज्यादा कर दूंगा तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो अगर मान लो मेरा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरी शेल है, ठीक है, ये मेरी बाहर वाली शेल है, अगर मैं यहाँ पर ज्यादा स्क्रीन कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं पहुंच पाएगा,
अगर नहीं पहुंच पाएगा तो फिर क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। समझ गए? स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में समझ गए क्या बताया मैंने? अगर मेरा स्क्रीनिंग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, पिछले भी समझा दूं, लो बेटा पिछले भी समझ लो। जेड इफेक्टिव ज्यादा होना, एक बात बताओ, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, अगर मेरा इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव मतलब कि इस मेरी शेल पर इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेगा, अगर कस के पकड़ेगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव मेरा जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। समझ गए? ठीक है, ये मैं तुम्हें लिखवा चुका हूँ। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या था, एटॉमिक साइज। जितना मेरा साइज छोटा होगा, ठीक है, ये मेरा छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, तो अगर मेरा साइज बड़ा होगा तो यहाँ पर इसका अट्रैक्शन कम होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर। तो मतलब क्या होगा, जितना साइज बड़ा होगा, जितना साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो मैंने ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, ये भी हो गया। अब अगले पे आते हैं, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर है। आइए समझते हैं, तो देख लो इधर समझा देता हूँ। मेरा एस ऑर्बिटल तुम्हें पता है ना, सबसे अंदर की तरफ होता है एस, फिर पी होता है, फिर डी, फिर एफ। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, तो मतलब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो अगर ये ज्यादा पास है तो मुझे अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये तो बिल्कुल एक तरह से लल्लू मारी है, ठीक है, लल्लू है ये, ठीक है, लल्लू है ये, तो इसमें क्या हो गया, मुझे इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो ये तो सबसे वैसे भी दूर था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आयनाइजेशन एनर्जी मेरे को कम देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हो गया, जितना पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा उतना ही मेरे को क्या, आयनाइजेशन एनर्जी भी मेरी ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है बेटा, एक बार इसको नोट, खुद खुद अपने आप से बात करना इस बारे में, खुद अपने आप से जब डिस्कस करना, जब क्लास ओवर होगी, एक बार खुद पढ़ना इसको। मैं जितना मर्जी समझा दूं, तुम खुद पढ़ोगे आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत इजी चीज है, तुम अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते बस। बेटा पेनिट्रेशन पावर, पीपी पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा एस में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं तुम्हें, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, बेरिलियम और बोरोन का। ठीक है, तो बेरिलियम और बोरोन में देखो, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। बोरोन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। शेल तो दोनों का सेम है, दिख रहा है ना, ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन हमें पता है कि इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन 2p से निकालना है, इसमें मुझे 2s से निकालना है। तो अब तुम्हें साफ साफ पता है कि न्यूक्लियस के पास ज्यादा कौन होता है, 2s, क्योंकि उसकी हाई पेनिट्रेशन पावर है एस ऑर्बिटल की। ठीक है, तो उसकी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है, तो मुझे अगर एनर्जी इसमें से ज्यादा देनी पड़ेगी निकालने के लिए, तो अगर ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? बोलो, बढ़े आगे। बेटा सिंपल सिंपल चीजें है, अब तो देखो सारा तुम सीख चुके हो, बस तुम्हें उसको अप्लाई करना है। विकास बेटा, स्क्रीनिंग मतलब, बेटा स्क्रीनिंग का मतलब तो शायद तुम्हें जाके 2-3 लेक्चर पिछला देखना पड़ेगा, शायद तुम पढ़ के नहीं आए हो। स्क्रीनिंग का मतलब अगर इस टाइम पर पूछ रहे हो तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें स्क्रीनिंग ही समझ नहीं आया अभी तक क्या होता है, मतलब तुम्हें पढ़ा ही नहीं इसका मतलब। ईशी बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझाना, बेटा मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात है, कईयों को तो ये नहीं समझ आ रहा। बेटा स्क्रीनिंग और शील्डिंग एक ही चीज है। बेटा शील्डिंग और स्क्रीनिंग एक ही चीज है। बढ़े आगे। बेटा अगर तुम मेरे से पिछले लेक्चर वाला दोबारा पूछोगे ना, तो मुझे तुम पे ना थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। मतलब तुम स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ रहे हो जिस पे मैंने पूरा एक लेक्चर समझाया था, मैंने यहां तक कि तुम्हें बाउंसर सेलिब्रिटी तक बना के दिखाए थे, और तुम मेरे से दोबारा ये चीज पूछ रहे हो, तो मेरे को कैसा लगेगा तुम खुद बताओ। बेटा मैंने 1 घंटा लगाया था तुम्हें उस दिन ये समझाने में।
ठीक है। उसके बाद अगली चीज लिखो, नंबर ऑफ शेल्स। जितनी मेरी नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होगी, ठीक है, मान लो ये मेरी एक शेल है, ये मेरी दो शेल है, ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इससे में निकालना कम देनी पड़ेगी, बाहर वाली से निकालना है तो और कम देनी पड़ेगी। मतलब क्या हो गया, जितनी शेल का नंबर ज्यादा होगा उतनी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। समझ रहे हो? ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, फिफ्थ। और फिर अगला मेरा है सिक्स्थ। ठीक है, अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो अच्छे से। ठीक है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होंगी। ठीक है, समझ रहे हो? समझ गए? इतना इतना तक समझ गए सब? बता दो, इतना तक समझ गए हो? यहां तक बढ़े आगे? ठीक है बेटा, फुली फील्ड और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा स्टेबल है, तो जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि ये फुली और हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकालना ही नहीं चाहते, उनकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे? बेटा ये फाइव फाइव क्या बोल रहे हो तुम, फाइव का क्या करूं, फिफ्थ बताऊं? बेटा इसमें क्या बताना है, तुम बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, अब बड़े हो गए हो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ। जितनी मेरी शेल का नंबर ज्यादा होगा, मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है और मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, तो मुझे यहां से निकालना आसान होगा या यहां से निकालना आसान होगा, खुद बता दो। जो बाहर वाली शेल है उससे निकालना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम होगा। तो जितनी ज्यादा मेरा शेल ज्यादा होगी उतना ही मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये चीज तो इतनी बच्चों वाली बात है, इसमें क्या तुम पूछ रहे हो, तुम्हें आदत पड़ गई है कि तुम्हें लिखवाने वाली बात। अब बड़े हो जाओ थोड़ा, इसका मतलब खुद समझना सीखो। बेटा इससे खुद अपने आप को कंक्लूड करना सीखो। तुम्हें ये चीज अगर ऐसे समझ पाओगे ना तो बेटर रहेगा। अब मैंने तुम्हें ये चीज समझाई है, क्या तुम ये खुद नहीं सोच सकते थे? मैं समझाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करो। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इन पेरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, जिन्होंने नहीं सोचा उनकी बात कर रहा हूँ, ट्रेंड्स इन पेरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर मैं अलोंग द पीरियड बात करूंगा, ठीक है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है जनरली। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेकिन शेल्स रिमेन सेम। सीधी सी बात है, याद करो, याद करो। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं अलोंग द पीरियड, ठीक है, मेरा साइज क्या हो रहा है, कम होता था, सीधी सी बात है, साइज डिक्रीज होता था क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता था। ठीक है, अगर मैं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या साइज डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों का मतलब इनडायरेक्टली क्या है, मेरी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि छोटा साइज हो गया। तुम चाहे ये वाला से बोल लो चाहे ये वाला फैक्टर बोल लो। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, यहां पर मेरा क्या होता है, साइज मेरा क्या होता है, इधर से इधर जाने पे डिक्रीज होता है। और अब ऊपर से नीचे की बात बताओ, जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, डाउन द ग्रुप आऊंगा, तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप अगर मैं आऊंगा क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज इंक्रीज। इनडायरेक्टली मेरा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो हम इसको लिखे हैं कैसे, लिख लो, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जनरली, जनरली का बहुत बड़ा यहाँ पर सिग्निफिकेंस है, अभी समझाऊंगा, जनरली इंक्रीजेस बिकॉज द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस व्हाइल नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एंड जेड इफेक्टिव रिमेन ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, लिख लिया इतना? ठीक है, जो मतलब लिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। बेटा तुम इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, मैं अपने टाइम में पता कैसे लिखता था, इंग्लिश तो तुम्हें आती है, इसको तुम पता कैसे लिख सकते हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, पेपर में ऐसे नहीं लिखना, नोट्स में ऐसे लिख सकते हो। अलोंग द पीरियड, इतना इजी लगता है ना पढ़ने में भी। अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, एन कांस्टेंट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। एक लाइन में मैंने तीन लाइनों को मैंने एक तरह से एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यही चीजें तो मैंने यहां लिखी हुई है,
ये क्या 3 लाइनों में लिखा था, यहाँ पर मैंने 1 लाइन में लिख दिया। ये तो मुझे तुम्हारी वजह से ऐसे लिखना पड़ रहा है, लेकिन अब तुम थोड़ा सा बड़े हो जाओ, पेपर में आओ तो पेपर में ऐसे लिखना है, पेपर में तुम्हें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये भी लिख लिया डाउन द ग्रुप वाली बात, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब हम जनरली ट्रेंड्स पढ़ते हैं ना, सुनो, जनरली ट्रेंड्स पढ़ते हैं जो, वो हम जनरली कहाँ अप्लाई करते हैं, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स पे। मेन ब्लॉक एलिमेंट्स पता है ना कौन होते हैं, जनरली लिखते नहीं है लेकिन हमारे जनरली वहां पर अप्लाई होते हैं। बेटा है बहुत सारी है, हितांशु बहुत है, ठीक है। तो ये हम जनरली जो ट्रेंड होता है वो मेन ब्लॉक पे अप्लाई होते हैं, बाकी जगह पर भी होते हैं, ठीक है। हाँ बेटा एस एंड पी पर जनरली होते हैं, ठीक है। लिखते नहीं है लेकिन हमें भी खुद को अंदर से पता है कि जनरली वहीं पर अप्लाई होते हैं, डी में तो बहुत घपले हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आइए, ठीक है। तो हम बात करते हैं पीरियड 1 की, ठीक है। पीरियड 1 पर आ जाओ सब, ठीक है। तो पीरियड 1 में क्या हो जाएगा, हाँ बेटा एफ में तो होंगे ही, एफ के बारे में तो पढ़ेंगे भी नहीं, एफ का कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो पीरियड 1 में मेरी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, हीलियम की ज्यादा होगी, समझ गए। अब पीरियड 2 बता दो क्या होगा ऑर्डर, अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है, बताओ होती है नहीं होती, ठीक है। अब कईयों के माइंड, कई बोल रहे हैं कि सर हीलियम का साइज तो बड़ा होता है हाइड्रोजन से, बेटा इसके हाफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा ही होगा हाफ फील्ड से, ठीक है। अब पीरियड 2 की बात आती है, हाँ बता रहा हूं ना बेटा, पीरियड 2 में क्या होगा, इधर के इधर ये होना चाहिए, ठीक है, इधर से इधर ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो और फिर ऐसे क्रॉस कर दो। क्रॉस क्यों करोगे, अभी मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था, यहां पर मेरा कौन सा फैक्टर आ जाता है, पेनिट्रेशन पावर का। और याद करो नाइट्रोजन के केस में मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, नाइट्रोजन के केस में मेरी P3 होती है, जो कि मेरी क्या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहां पर भी ये वाला फैक्टर आ जाता है। और इस बात का ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, ये जो फुली फील्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या मेरा पेनिट्रेशन पावर है, वो दोनों बस अपने पड़ोसी से जीत पाता है, ध्यान देना, पड़ोसी से जीतेगा, बाकी सबसे नहीं जीतेगा, मतलब बस अपने आस पड़ोस वालों से, ठीक है। मतलब वो कार्बन से नहीं जीतेगा, वो बस एक अपने पड़ोसी से जीतेगा, ठीक है। मतलब कि वो एक तक ही वैलिड होता है ये जो पावर होती है, मतलब इसका जो इफेक्ट होता है। तो हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर क्या हो गया, तो एग्जैक्ट ऑर्डर लिख लो, एग्जैक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, समझ गए, बोलो, ठीक है। और एक और बात को सुन लो, ध्यान दो इधर, एक बार ध्यान दो, बोरोन, सुनो बोरोन और जो बेरिलियम था मेरा, बेटा फुली फील्ड है वो तो, बेटा फुली फील्ड ही तो होता है, तो इसकी सबसे ज्यादा ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बेटा लिखूंगा तो मैं तब ना, ये तो तुम्हें अंडरस्टूड है, हर फैक्टर में जीत रहा है नियोन, ये तो फुली फील्ड है ही, सबसे ज्यादा ही तो है इसकी, ठीक है। तो एक बात का ध्यान दो, यहाँ पर मैंने तुम्हें किसके बेसिस पर बताया है, पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पर बताया ना, बताओ, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक और चीज से बता सकता हूँ, वो क्या बात है बताना एक बार, इसकी ये होती है और इसकी ये होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, ये मेरा एस ऑर्बिटल है, फुली फील्ड है, मतलब कि एक तरीका होता है, कई जगह पर तुम्हें ऐसे मिल सकता है, इसको फुली फील्ड बोल देते हैं इसलिए ज्यादा है, तो दोनों फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलोगे तो भी सही है, अगर तुम बोल दोगे एस ऑर्बिटल फुली फील्ड है और इसके अंदर ये नहीं है, तो इसकी वजह से भी हमारी क्या हो जाता है, बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये मैंने उल्टी लिख दी कॉन्फ़िगरेशन, तो ठीक कर लेना, हाँ बेटा एस ज्यादा करता है पेनिट्रेट, तो यहाँ पर तुम पेनिट्रेशन पावर से भी आंसर दे सकते हो और फुली फील्ड एस फुली फील्ड ऑर्बिटल से भी आंसर दे सकते हो, फुली फील्ड एस ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों से आंसर दे सकते हो, ठीक है। तुम्हें कंसेप्ट समझ आना चाहिए बेटा, मैंने अभी तुम्हें बताया है कि ये वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये बस अपने पड़ोसी से जीतते हैं, एक पड़ोसी से, पड़ोसी,
पड़ोसी के पड़ोसी से नहीं जीतेंगे वो, पड़ोसी का पड़ोसी पे नहीं वो करेंगे, ठीक है। वहां पर मेरा जेड इफेक्टिव ही डोमिनेट करता है, मतलब कि बस हमें ये वाला, वैसे तो हमें जेड इफेक्टिव ही देखना है, लेकिन जब मेरा बीच में ये फैक्टर आ जाए पेनिट्रेशन पावर का या फुली फील्ड या हाफ फील्ड का, वो बस पड़ोसी से जीतता है, पड़ोसी के पड़ोसी से नहीं जीतता, ठीक है। अब बात करो, अब इसका बताओ, ग्रुप 3 का बताओ, ग्रुप 3 का क्या होगा। तो ग्रुप 3 का मेरा क्या हो जाएगा, तो ये ग्रुप 3 के लिए भी मेरा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। बताओ तो ग्रुप 3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बताना। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला, और किसमें फर्क आ जाएगा मेरा, ये वाले में, ठीक है, समझ रहे हो। तो मेरा एग्जैक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फोस्फोरस, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन, ठीक है, समझ गए ना। सब समझ रहे हैं, बता दो एक बार। बेटा एक्चुअली में मैं जेड इफेक्टिव के हिसाब से ऑर्डर देता तो मेरा आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पर मेरा क्या, इनके केस में और इनके केस में हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा क्या, बेटा कईयों का भी कॉन्फ़िगरेशन इन्हें ध्यान आ रही होगी, ध्यान दो। जो फोस्फोरस होता है ना, उसकी P3 होती है और इसकी P4 होती है, ठीक है। P3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हमारी P सबशेल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो ये मेरी ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से मेरा फोस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है सल्फर से, ठीक है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम में मेरा पूरा H2 होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम में मेरा H2P1 होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, ये मेरी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गई, ठीक है, इस वजह से मेरा मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना, समझ आ जाएगा। बेटा P6 और P3 में P6 ही होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, ठीक है। ग्रुप 1 में तो सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे जाने पे मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने में मेरा यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ग्रुप 2 में भी यही होगा, जो नॉर्मल ट्रेंड होता है, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। मेरा क्या हो रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है उसके आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मेरी लिथियम की होगी, ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा बेरिलियम की होगी, ठीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दो मुझे। आयरन प्लस, या आयरन सिंपल रख लो, ठीक है, आयरन, आयरन 2+ और आयरन 3+, इनमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। बेटा हम जनरली मेन ब्लॉक का बताते हैं, आयरन 1+ भी लिख लो, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिखवाया, कई बच्चे इसमें भी पता है क्या बोल देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, सर आयरन प्लस में तो क्या हो जाता है, आयरन प्लस या आयरन 2+ में क्या, आयरन क्या होती है मेरी D6H2 यही होती है, ठीक है। तो अगर F2+ में क्या हो जाएगा D6, इसमें मेरी D5 और इसमें मेरी क्या हो जाती है D6S1। तो कई बच्चे क्या कंसेप्ट लगा देते हैं कि सर ये हाफ फील्ड है पूरी, तो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट हम जब हम एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बता दिया, कई बच्चे यहाँ पर भी अप्लाई करने लग जाते हैं, ये सारे एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर बस हम क्या देखेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। ये बात मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, लेकिन कई बच्चे मिक्स कर देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ले आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा Fe3+, फिर 2+ और फिर आयरन। मतलब यहाँ पर लिख लेना कि नोट बना के, फॉर सेम एलिमेंट ओनली चार्ज इज कंसीडर्ड, नो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी सेम रिजल्ट आएगा ना। लो अब इसका आंसर दे दो मुझे, फिर तुम्हारे मन की तसल्ली करवा देता हूँ। लो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, लिख लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसकी D5 होती है, इसकी D3 होती है, इसकी D0 होती है, लगा लो कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बस ये बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट देखना ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें बस ये आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। वहां पर बाय चांस तुम्हारी दोनों चीजें से सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर अब खुद देख लो, यहाँ पर कई बच्चे इसका आंसर दे देते, ठीक है। तो मतलब इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिख लो फॉर सेम एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओनली चार्ज इज कंसीडर्ड, नो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना जब हम विद इन द सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ पीरियड 2। तो अगर इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें सबके वो पता होना चाहिए ऑर्डर क्या है। तुम्हें ऑर्डर अच्छे से पता है, क्या ऑर्डर होता है, लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन, ये ऑर्डर होता है। तो अब तुम्हें इसको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, लिथियम सबसे नीचे, ठीक है, फिर बोरोन आता है, ठीक है, बोरोन फिर बेरिलियम, लेकिन 4 वाला मेरा इससे क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा 3, फिर यहाँ पर 4 वाला सबसे ज्यादा, मतलब कि मेरा जो बेरिलियम होगा वो मेरा इन दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है, फिर मेरा यहाँ पर क्या होगा, बोरोन बेरिलियम से कम होगा, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा, कार्बन, कार्बन उससे ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर मेरा कार्बन के बाद ऑक्सीजन उससे ऊपर जाएगा। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, इन पे फोकस करना है। देखो ये हमेशा इससे नीचे होगा और इससे ऊपर होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। हमारा सबसे देखो पहले नीचे फिर ऊपर, और जो ऊपर वाला है इससे नीचे होगा लेकिन ये इससे ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना, ये ऑर्डर को फॉलो करना है तुम्हें। ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए मैंने नीचे 3 4 5 6 7 8, ये मेरे एटॉमिक नंबर है। हाँ बेटा है ये, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये मेरा कोना लिख देता हूँ, ठीक है, मेरा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। बेटा ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, लेकिन वहां पर तुम्हें कभी समझ ही नहीं आते ये ग्राफ, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं पाते उसको। बेटा यहाँ पर ये बेरिलियम ही आएगा ना, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल दोगे। हमें तो यहाँ से ये देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा है, बोरोन की नीचे है इससे, फिर कार्बन आया, फिर नाइट्रोजन की इन दोनों से ऊपर है, लेकिन फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ऊपर है। इस चीज को कंपेयर करना है तुम्हें। देखो फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ऊपर है, फ्लोरीन से ज्यादा नियोन की है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर यहाँ पर बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो ये नहीं है कहीं पर भी पॉइंट बना दो, इस बात का ध्यान देना। जब भी नाइट्रोजन बनाओगे ऑक्सीजन को नीचे रखोगे, फ्लोरीन को नाइट्रोजन से ऊपर रखोगे, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन लिखो, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, राइट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा ये नीचे, राइट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। लिखो, सब लिखो। तो अगर मुझे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके पहले बनाने पड़ेंगे आयन, क्योंकि अब मुझे इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, समझ रहे हो ना, अब मुझे इलेक्ट्रॉन इनमें से निकालना है, समझ गए, मतलब मैंने सेकंड पूछा है, सेकंड मतलब क्या हो गया, अब मुझे इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, समझ गए, बोलो मतलब क्या हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है मुझे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, मतलब क्या हो गया, मेरा मान लो लिथियम है, ठीक है, मान लो ये लिथियम है, लिथियम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, लिथियम प्लस आएगा, फिर दूसरा निकालूंगा, लिथियम 2 प्लस आएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या हो गया, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है फिर इसमें, तो ये मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये मेरी सेकंड हो गई, ठीक है। तो अब मुझे इसका ऑर्डर बताना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इस पर फोकस करना है कि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा, ठीक है। अगर ये देना चाहेगा फिर मैं उसके हिसाब से आंसर दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। लिथियम प्लस की क्या हो जाएगी 1s2, बेरिलियम प्लस की क्या हो जाएगी 2s1, बोरोन प्लस की 2s2, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने लिख दिया, समझ रहे हो, सबने लिख लिया, बताओ लिख लिया सबने। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया ना, मतलब वो गंगा नहा के आ सकता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर दे दो मुझे, क्या ऑर्डर होगा। मैंने तुम्हें बताया है पेनिट्रेशन पावर और फुली और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अपने पड़ोसी से जीतती है बस, ठीक है, अपने पड़ोसी से जीतेगी और किसी से नहीं, ठीक है। तो अब आंसर बता दो एक बार मुझे, सबने कर लिया आंसर, फिर मैं बताता हूं क्या होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एक बार सब चेक कर लेना। सबसे पहले बता दो, सबसे पहले कौन आएगा, चलो सबसे पहले बता दो, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा उतना बता। मतलब सबसे कम किसकी होगी बेटा, पहले का मतलब है सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी मैं ये पूछ रहा हूँ। बेटा जो आंसर ये मुझे नियोन दे रहे हैं ना, मुझे एक बात बता दो, तुम इतना घटिया आंसर दे रहे हो, अभी मैंने तुम्हें इतना पीछे पढ़ाया है, वहां पर एक बात बताओ कि मैंने ऐसा कब पढ़ा दिया कि ये कूद के उधर चला जाएगा। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इफेक्टिव के बेसिस पे आंसर देना था।
बेटा मैंने बस ये पूछा है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बताना है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का। मतलब क्या हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या करना है। मुझे सबसे पहले ये मेरा एक्स था, ठीक है, एक्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला एक्स प्लस हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला एक्स टू प्लस हो गया। अब मुझे ये बताना है कि सबसे ज्यादा एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर मेरा क्या होगा, आइए देखते हैं। ये जो लिथियम महाराज जी है ना, ध्यान दो, लिथियम जो मेरा हो गया वो 1s2 है, और 1s2 तुम्हें पता है शेल भी एक कम हो गई, शेल ही कम होगी बाकी के मुकाबले। तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, ठीक है, तो क्योंकि सबसे छोटा हो गया ये, बाकी होता है तो बहुत छोटा ही है, तो न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखेगा। प्लस ये मेरी क्या हो गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी फैक्टर क्या आ गया, साइज, तो सबसे बड़ा किसकी, लिथियम की हो जाएगी। ठीक है, कई बच्चों ने सही आंसर दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, मतलब वो समझ गए। ठीक है, उसके बाद वापिस अभी इस पे आ जाओ, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर लिखा है ना, इसमें मैं अपने आप ही आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर लिख रहा हूँ। ये तो हम अपने आप को समझाने के लिए ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर के टाइम पे हम यही लिखेंगे, क्योंकि मुझे इसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बताना है। ठीक है, ये तो हमने अब खुद को समझाने के लिए लिख लिया। ठीक है, देखो उसके बाद मेरा कौन आएगा, बेरिलियम। ठीक है, उसके बाद देखो बोरोन और कार्बन में, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कुछ पेनिट्रेशन इफेक्ट या हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कार्बन कहाँ आ जाएगा पहले, फिर बेरिलियम, फिर आ जाएगा मेरा बोरोन प्लस। ठीक है, फिर मेरा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तुम्हें दिख रहा है ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो अब यहाँ पर मेरा क्या आ गया, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, फिर जाएगा मेरा ऑक्सीजन, और फिर मेरा आ जाएगा नियोन। ठीक है बेटा, वही कंसेप्ट लगाया मैंने, कंसेप्ट तो बदला ही नहीं। बेटा कार्बन कैसे आया, बेटा ये तुम कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2s2 और 2p1 है, तुम कार्बन को क्यों देख रहे हो, तुम उसके इलेक्ट्रॉन देखो ना। तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये मेरा पेनिट्रेशन इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर इसका ज्यादा है तो इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसमें कम देनी पड़ेगी, और ये अपने पड़ोसी से जीत जाएगा। पड़ोसी से अगर जीत गया तो कार्बन यहाँ आ जाएगा, बोरोन आगे चला जाएगा, वही तो किया मैंने। ठीक है, आगे तो अब मैं तुम एक नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो। ठीक है, नोट बना के लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियोन नाइट्रोजन, फर्स्ट जो होती थी वो मेरी नाइट्रोजन की ज्यादा थी, याद करो। ठीक है, नाइट्रोजन की ज्यादा थी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है, वो यहाँ से तुम्हें प्रूव हो चुका है। यहाँ पर ध्यान दो, नाइट्रो ऑक्सीजन की यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अभी जब हमने पहले आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी उसमें नाइट्रोजन की ज्यादा थी। समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेन देखना है तुमने। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ, देखो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, ध्यान दो। ठीक है, मैं एक बार आवाज किसको रुक गई थी, दोबारा सुन लो। मैंने पूछा था सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो तुम्हें क्या करना है, जिसमें सब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, मैं जनरल बता रहा हूँ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके अंदर तुम वैसे तो जेड इफेक्टिव के बेसिस पे आंसर दो। ठीक है, लेकिन अगर जेड इफेक्टिव के बेसिस पे आंसर नहीं देने, ठीक है, इसके बेसिस पे तो बीच में अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट आ जाए या क्या आ जाए, हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, उसमें क्या हो जाता है मेरा, उसमें मेरे ये दोनों थोड़ा सा पलड़ा भारी कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जीत जाता है। ठीक है, वैसे हमारा यही आंसर होगा इसके बेसिस पे, और ये ठीक है। तो मुझे अब देखो इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें से निकालना था, तो इसके सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसके बाद देख लो कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी सी है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सबके लिख के देखो, उसके बाद अगर कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो, जैसे कि एक ये आया था, ठीक है, एक मेरा ये आया था। ठीक है, तो ये दोनों अपने पड़ोसी से जीत जाएंगे, इससे ये जीत जाएगा, ठीक है, और इससे ये जीत जाएगा। ठीक है, तो ये आगे चला जाएगा और ये इसके आगे चला जाएगा, तो मेरा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा ये। ठीक है, तो नोट में मैंने क्या लिखवाया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये है, सेकंड में ये होता है। बेटा दो क्वेश्चन लिख लो, तुम मुझे सोल्व करके भेजोगे, ये क्वेश्चन नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे सोल्व करके भेजोगे आज, कल मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे अभी सोल्व करके भेजोगे। ठीक है, मेरे पास अभी इसके आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, अब जिसका जो जाना चाहता है जा सकता है, जिसको डाउट है वो पूछ ले, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, बेटा तुम्हें इसका रीजन देना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में रीजन देना है, ऐसा क्यों है, रीजन देना है, रीजन। बेटा बस तुम्हें क्या देखना है,
बेटा लिथियम इसलिए आगे हो गया, सुन लो एक बार, सुनो एक बार, सुनो। मेरा लिथियम था, ठीक है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, ठीक है, 2s1 यही होती है, ठीक है। अब मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लिथियम प्लस बनाया, तो मेरी क्या बन गई, 1s2, ठीक है। जब ये 1s2 बन गई, तो अब एक बात बताओ, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा बीच में न्यूक्लियस है, ये मेरी फर्स्ट शेल है, ठीक है, और ये मेरी, बेटा अभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बस, ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने लेना है, फटाफट ले लो, फिर मुझे बस समझाने दो बच्चों को, जल्दी लो और भागो जिन्होंने कर समझ लिया सब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में रीजन देना है, रीजन, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको, अब बच्चों को समझने दो, ठीक है। बेटा वही समझा रहा हूँ, समझ तो लो इधर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये मेरा लिथियम था, ठीक है, लिथियम मेरा कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ठीक है। फिर लिथियम प्लस में मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। तो मेरा लिथियम का क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है और ये मेरी फर्स्ट शेल है, ठीक है। अब ये मेरा लिथियम प्लस बन गया, ठीक है। सेकंड शेल में तो मेरा इलेक्ट्रॉन खत्म ही हो चुका है, ठीक है, मैं लिथियम प्लस बन गया। बताओ जिनको डाउट है, इतना समझ आया, बताओ, बोलो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बाकियों की, लिथियम के बाद मेरा बेरिलियम आता है, बेरिलियम में मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और सेकंड में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें एक ही शेल है और इसमें अब दो शेल हो गई, और बाकी सब में भी दो शेल ही है, याद करो आगे वाले जो भी है सारे, उसमें भी दो शेल है, इसमें बाहर वाले में दो इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है। तो बाकी में तो सब में दो दो शेल है, अब ये बेचारे के पास अब एक ही शेल बची, और एक शेल का तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर वो एक शेल है तो इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस, बाकी सब में तो दो दो शेल है, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर वाली शेल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा जिनके अंदर दो दो शेल, ठीक है। बाकी सब में तो दो तो शेल थी जितने भी हमने एग्जांपल लिए, बस ये लिथियम प्लस हो गया था जिसमें मेरी क्या हो गई थी, एक शेल हो गई थी, ठीक है। तो ये लिथियम प्लस एक तरह से तुम्हारा क्या बन गया, हीलियम टाइप बन गया, ठीक है, हीलियम जैसा ही बन गया। और तुम्हें पता है ऊपर से नीचे आने में मेरा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे जो बाकी सब है वो मेरे सेकंड पीरियड के और ये फर्स्ट पीरियड का बन गया, समझ गए इतनी बात। हाँ बेटा पूछ सकते हो, बस क्लियर है, और कोई डाउट हो तो बताओ, और कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। बेटा बेरिलियम का इसलिए छोटा है क्योंकि देखो, सुनो मेरी ध्यान से सुनो, हमारा मेन फैक्टर है जेड इफेक्टिव ही देखना, क्योंकि मैं तुम्हें जनरल ट्रेंड में लिखवाया, इधर से इधर जाने में मेरा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है, जनरली तुम्हें यही देखना है। लेकिन अगर मेरा बीच में मेरा या तो पेनिट्रेशन पावर वाला इफेक्ट आ जाए या फुली या हाफ फील्ड वाला आ जाए, ठीक है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो अपने पड़ोसी से जीत जाएंगे, बस अपने पड़ोसी से, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम ये वाला इफेक्ट लेंगे, उसके बाद हमारा अगर ये दोनों फैक्टर आ जाते हैं तो वो पड़ोसी से जीत जाता है, ठीक है, और ऑर्डर लगभग सेम रहता है, बस वो अपने पड़ोसी से एक जंप मार जाता है, ठीक है। हाँ बेटा दोनों दोनों पॉजिटिव होंगे। बेटा एक और सुनो, ठीक है, हाँ कोई बच्चा पूछ रहा है, सुनो, एच नेगेटिव, कईयों का क्वेश्चन है एच नेगेटिव और आई नेगेटिव में बड़ा कौन है, तो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। क्योंकि एक बात सुनो, इसका जेड इफेक्टिव जरूर ज्यादा है, बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव, लेकिन इसमें ये तो देखो ना, इसके अंदर शेल्स भी तो कितनी ज्यादा है, जो इसका जेड इफेक्टिव है ना, वो ब्रोमीन तक तो जीत जाता है, ठीक है, लेकिन आयोडीन पर आकर जीत नहीं पाता, ठीक है। वैसे लगभग इनका बराबर होता है, लेकिन कंपटीशन हो तो हम इसको ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, मतलब वैसे लगभग बराबर होते हैं, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जीतता है, क्योंकि बेटा वहां पर जेड इफेक्टिव जीत रहा होता है, जेड इफेक्टिव बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, मैंने तुम्हें बताया था 50% हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पूरे फैल जाते हैं। क्या बेटा क्या कह रहे हो, बेटा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, मैंने बस ये रिलेटिव होता है, हम कंपेयर कर रहे हैं, बेटा हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर आ जाए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना तो कितना उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, आता तो न्यून पे भी नहीं है, ठीक है, बस हम ये बोल रहे हैं कि इनका रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा, तभी तो हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। बोलो हर्षित, डाउट बोलो, क्या डाउट है। हाफ फील्ड एस, बेटा एक बात बताओ, एस मेरा अगर फुली फील्ड है और पी हाफ फील्ड है, ठीक है, जो बच्चा पूछ रहा है इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, बेटा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया है, ये वाली चीज अपने पड़ोसी से जीतती है और पड़ोसी इसका P1 होगा,
P3 तो वैसे भी जीतेगा, P3 में तो Z इफेक्टिव देखेंगे, इन दोनों में कंपेयर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें क्या बताया, पेनिट्रेशन इफेक्ट अपने पड़ोसी में देखना है बस, अपने पड़ोसी में लगाते हैं हम, Z इफेक्टिव देखते हैं बाकियों में, बस ये पड़ोसी से जितवाते हैं। तुम इन दोनों के बीच में ये जो दो आ रहे हैं उनको क्या बोल रहे हो यहाँ पर, इन ये तो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है बेटा, ऐसे कोई भी उठा के बॉर्डर नहीं पूछता, ऐसे नहीं है कि वो एक यहाँ से उठा लेगा यहाँ से, जो वो एक ट्रेंड वाला फॉलो होते हैं उन्हीं की क्वेश्चन पूछता है वो, ये नहीं है कि सर तुम पूछने लग जाओ कि सर मैं एक एलिमेंट का इसका पूछना और इसका पूछना, आंसर बता दो, ऐसा नहीं होता। वो एक रेगुलर ट्रेंड के बारे में पूछते हैं, कभी ऐसा पूछेंगे कभी ऐसा पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक दो पीरियड में, ये नहीं है कि एक एलिमेंट तुम यहाँ से उठा लो एक यहाँ से, ऐसा कोई वो नहीं होता इनका, ये एक्सपेरिमेंटली देखते होते हैं। तो ये नहीं है कि तुम्हारा जो मन करे तुम उनके बारे में पूछ लो, ठीक है, एक रेगुलर ट्रेंड होता है उनके बारे में पूछता है एग्जामिनर। हाँ बेटा जरूर करती है, अभी मैं तुम्हें एप्लीकेशन में बताऊंगा सत्यम, एप्लीकेशन जब कराऊंगा ना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो बताओ, मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि एलिमेंट कोई भी नहीं उठाएगा, जिनका कोई लॉजिक होगा वही तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा। किसका पूछ रहे थे बताओ, ठीक है बेटा, जो बच्चे पूछ रहे हैं P3 और P6 में कौन जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है P6